बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और फिर इसमें प्रपत्र 2 और 3 का अहम योगदान है। लेकिन बहुत से लोग प्रपत्र 2 और 3 क्या है इसे नहीं जानते हैं। तो आपको बता दूं कि प्रपत्र 2 एक घोषणा पत्र है जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी भरनी होती है, जबकि प्रपत्र 3 वंशावली की जानकारी के लिए होती है। यानी कि प्रपत्र 2 भी फॉर्म होती है और प्रपत्र 3 भी फॉर्म होती है। प्रपत्र 2 में जमीन से संबंधित जानकारी भरनी होती है, वहीं पर प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित जानकारी भरनी होती है। अब सवाल है कि प्रपत्र 2 घोषणा पत्र कैसे भरें। तो आपको बता दें कि प्रपत्र 2 में आपको अपनी जमीन से जुड़ी हुई जानकारी भरनी होगी, जैसे कि रैयत का नाम और फिर पता, खाता संख्या, खेसरा संख्या और जमीन का रकबा, जमीन का प्रकार जैसे कि कृषि भूमि, बागवानी भूमि। वहीं पर यदि आपकी भूमि जमाबंदी नहीं हुई है तो फिर संबंधित कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर आपके दावे का अधिकार जैसे कि विरासत, दान, खरीद या फिर बंदोबस्ती स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है। सही जानकारी भरने जरूरी है क्योंकि ये कानूनी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जाएगी। वहीं पर प्रपत्र 3 के बारे में बात की जाए तो प्रपत्र 3 वंशावली की जानकारी भरना होगा। आपको बता दूं कि खतियानधारी और फिर उसके वारिसों का नाम और फिर संबंध विस्तार से लिखना होगा। इसे भरने के लिए किसी भी पंचायत या फिर सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी ये भर करके जमा दे सकते हैं। ये होता है प्रपत्र 2 और 3 का काम। दोस्तों नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये सवाल है क्योंकि आरजेडी ने पोल पट्टी खोल करके रख दी है। आपको बता दूं कि बिहार में एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के श्रेय की राजनीति चल रही है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े बयान देकर के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर के नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से 5वीं बार कहा कि उनसे गलती हो गई, अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जब भी गलती होने की बात कह करके इधर उधर नहीं जाने की बात करते हैं तो फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ जाता है। अब इसे लेकर के राजद ने बड़ा दावा कर दिया है। यह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अभी इंतजार करो, देखते हैं अगले महीने बिहार में क्या होगा। भाई वीरेंद्र का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश के 2 अहम राज्यों में चुनाव है, वहीं पर बिहार में भी नतीजे 4 तिमाहियों पर आधारित है। दोस्तों बिहार जमीन सर्वे को लेकर के नीतीश सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार एक कानून ला रही है, यह नया कानून जो कि जमीन सर्वे को लेकर के आसान बनाएगा। जहां बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया अब नए सिरे से के साथ फिर से शुरू होगी। नीतीश सरकार ने पुराने नियमों की जटिलता और फिर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सर्वे के लिए नए सिरे से कानून बनाने का फैसला किया है, जो कि आपको कल की खबर में भी बताया गया है। यह सरकार का दावा है कि इस कदम से जमीन सर्वे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और फिर लोगों को इससे जुड़ी हुई परेशानियों से राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पूरे बिहार में जमीन सर्वे कराने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन इसके तहत बनाए गए नियम आम जनता के लिए बेहद कठिन साबित हो रहे थे। खास तौर पर 2 पीढ़ियों की वंशावली तैयार करने का प्रावधान इतना जटिल था कि लोग इसे पूरा करने में असमर्थ हो रहे थे। इन नियमों के कारण सर्वे की प्रक्रिया ठप हो गई और फिर लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर के विरोध दर्ज करा रहे थे। 1 लाख युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अब इसके शारीरिक परीक्षा यानी कि पीईटी की तारीखें घोषित हो गई है। जब बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्तियां होनी है। इसकी लिखित परीक्षा के लिए 17,87,520 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 14,38,154 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे, लेकिन इनमें से भी 67% अभ्यर्थियों ने ही लिखित परीक्षा दी। जब बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा में कुल 11,95,101 अभ्यर्थी शामिल हुए। जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया तो फिर इसमें से 1,07,000 अभ्यर्थियों को पास घोषित किया गया। अब इन उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक शारीरिक परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए तारीखें घोषित नहीं हुई थी, अब इसकी भी डेट आ गई है। 67,518 पुरुष और फिर 39,550 महिलाएं और 11 ट्रांसजेंडर बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे।
बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल अब बदल दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई है, निकल करके सामने आ रही है, जहां पर ठंड की दस्तक के साथ ही शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक आगामी 1 दिसंबर से बिहार के सभी सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सांस्कृतिक मध्य विद्यालय, मदरसा विद्यालय समेत अन्य स्कूल आगामी 1 दिसंबर से नए टाइम टेबल के अनुसार संचालित किए जाएंगे। नए शेड्यूल के अनुसार अब ये सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रार्थना पहली कक्षा 10 बजे से शुरू होगी, जो कि 10:40 तक चलेगी। वहीं पर दूसरी क्लास सुबह 10:40 से 11:20 तक चलेगी। तीसरी क्लास 11:20 से 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद मध्यांतरण यानी कि लंच टाइम और फिर एमडीएम का भी होगा, जो कि 12 बजे से 12:40 तक होगा। दोस्तों, बिहार में फिलहाल विशेष परिस्थिति में ही शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। यहाँ ट्रांसफर और फिर पोस्टिंग पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार ने चुनिंदा शिक्षकों के लिए तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। 1 दिसंबर से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके तहत उन्हीं शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो कि विशेष तरह की समस्या या फिर परिस्थिति से जूझ रहे हैं। उन्हें किसी भी खास जगह पर ट्रांसफर की सख्त ज़रूरत है। जब विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लिए गए आवेदनों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और फिर पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 3% की वृद्धि का ऐलान किया था। इन सरकारी कर्मचारियों और फिर पेंशनर्स को जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर 2024 से वेतन में इसका असर नहीं होगा। खबर के अनुसार 14 नवंबर को सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार महंगाई भत्ते में भत्ते की वृद्धि 53% से बढ़कर के 56% हो जाएगी। ये वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से नवंबर तक का एरियर मिलेगा, जो दिसंबर से वेतन में समाहित होगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों को अगले वेतन भुगतान तक 6 महीने का एरियर मिलेगा, जो कि एक अच्छी खासी रकम हो सकती है, खास करके उन कर्मचारियों के लिए जो कि लंबे समय से इस वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मुझे जमीन दो, मैं सड़क दूंगा, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के गया में 3700 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार से कहा कि मुझे अतिक्रमण मुक्त जमीन दो, मैं सड़क दूंगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। उन्हें बिहार को देश स्तर से सुखी और फिर संपन्न राज्य बनाने का मौका मिला है, जैसे वे पूरा करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान बिहार 5 लाख करोड़ रुपए के सड़क मार्गों का काम पूरा करेंगे। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल बिहार के बोधगया पहुंचे। यहां पर उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान गया से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि बौद्ध सर्किट से बिहार को देश से जोड़ने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि पैसे की कमी नहीं है, मांगते मांगते थक जाओगे, हम देने में पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले में 18 महिला शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने गलत तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET में मिलने वाली 5% की छूट का लाभ लेकर के BPSC शिक्षिका के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DO अमरेंद्र गौर ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी को उनके पद से हटा दिया है। TET में बिहार की महिला अभ्यर्थियों को पास होने के लिए 5% की विशेष छूट दी जाती है, लेकिन इन महिलाओं ने इस छूट का गलत लाभ उठाया है, जबकि वे बिहार के बाहर की रहने वाली थी। जांच में पाया गया है कि इनमें से 17 महिलाएं उत्तर प्रदेश और 1 राजस्थान की निवासी है। सर्टिफिकेट की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि ये महिला फर्जी तरीके से शिक्षिका बनी थी। उन्होंने विभाग को गुमराह करके नौकरी हासिल की और फिर खगड़िया जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनाती ली। मामले के उजागर होते ही DEO ने सभी को तुरंत बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से इलेक्शन मोड पर आ गया है। आपको बता दूं कि
बिहार में भाजपा ने अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तरह तरह के सर्वे भाजपा करा रही है। जेपी नड्डा को वर्षों बाद छठ की अचानक याद आ जाती है। चुनाव हो रहे थे झारखंड और फिर महाराष्ट्र में, पर पीएम नरेंद्र मोदी हफ्ते दर हफ्ते दिन ब दिन बिहार दौरे पर बिहार पहुंचे थे। वहीं पर नीतीश कुमार भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने 256 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रुक करके यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा कर चुके हैं। इससे इतना तो संकेत मिलता है कि बिहार चुनावी मोड में आ गया है। आपको बता दें कि बिहार में अचानक सियासी गतिविधियां बढ़ने से कुछ बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं। अगर बड़ा होने के आसार दिख रहे हैं तो क्या बड़ा हो सकता है, इसके अनुमान और फिर कयास भी लगाए जाने लगे हैं। वहीं पर सत्तारूढ़ खेमे में इतनी हड़बड़ाहट से 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला ये है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दिल्ली के साथ होने वाला है, या दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि चुनाव समय पर ही होंगे और नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए 200 से अधिक सीटें हासिल करने के अपने संकल्प को पूरा करने की तैयारी में लग गए हैं। तीसरा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पाला बदल सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में वे मोल भाव के लिए अपने को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं पर तीनों संभावना के अपने अपने तर्क हैं। जब पहली संभावना के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति ठीक है रही तो फिर दिल्ली और बिहार को भी निपटाने में नैतिक मदद तो जरूर मिलेगी। ये भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के दर्द को झेलने में मरहम का काम करेगा, साथ ही उदासीन कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के ग्रामीण लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आपको बता दूं कि इसमें ग्रामीण सड़कें और फिर ब्रिज शामिल है। शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग की 8,858 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। इसके तहत 2,974 किलोमीटर लंबे 1773 ग्रामीण पथों के साथ 36 पुलों का उद्घाटन करेंगे। इस पर 2348 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सौगात के मिलने के बाद राज्य के ग्रामीण इलाकों में आने जाने, बिजनेस और फिर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7493 किलोमीटर लंबे 4250 ग्रामीण पथों और फिर 140 पुलों का निर्माण कार्य करेंगे। इस पर 6510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री 22 नवंबर को 8,858 करोड़ रुपए की लागत से 6,199 योजनाओं का कार्यारंभ और फिर उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सभी तरीके की प्रशासनिक और फिर अन्य प्रकार की तैयारियां पूरी हो गई है। दरअसल बिहार के किसी भी सुदूर क्षेत्र से अधिकतम 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को आश्वासन दिया है। अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार बार बार इस संकल्प की चर्चा करते हैं। सीएम नीतीश कुमार संकल्प को पूरा करने को लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग युद्ध स्तर पर कार्य योजना बना रहे हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी कल बिहार आए हुए थे और यहाँ पर कई सारी सड़क योजनाओं का तोहफा दिया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अब अमेरिका जैसा हाईवे बनेगा। आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में आयोजित 22वें बिहार आर्थिक परिषद अधिवेशन में गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और फिर राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार सरकार के दोनों डिप्टी सीएम और फिर मंत्री भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार वासियों को 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आदमी जाति से नहीं बल्कि गुणों से बड़ा होता। आप कभी भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले की जाति पूछते हो क्या? रेस्टोरेंट में पूछते हो क्या? जहां अच्छा लगता है वहां जाते हैं। ऑपरेशन कराने के लिए अपने जाति वाले डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? तो फिर बाकी लोग जाति की बात क्यों करते हैं? इतिहास, संस्कृति और फिर विरासत के आधार पर भगवान बुद्ध से लेकर के स्वामी विवेकानंद ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमें भगवान बुद्ध के विचारों की जरूरत है। नितिन गडकरी ने कहा है कि मूल्य, दृष्टि, जीवन पद्धति और फिर परिवार पद्धति के साथ हम रखते हैं। देश में वह ताकत है, विश्व गुरु बनने की क्षमता है। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका में 10 डॉक्टर में 6 डॉक्टर भारत के हैं। जब सही दिशा, आर्थिक आधार पर दिशा मिलेगी, विश्व गुरु बनेंगे। जब विस्तारवादी, अधिकारवादी नहीं है। हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। ज्ञान विज्ञान के उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिहार के गांव वालों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बेहतर सड़क है। जब मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 25 वर्षीय रूटीन अनुरक्षण अवधि से बाहर एवं संस्कृति के लिए लंबित करीब 28,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पूर्ण निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण
सौंदर्यीकरण किए जाने का लक्ष्य है, जहां इस पर लगभग 23,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जहां इस योजना के तहत कार्य प्रमंडल लखीसराय के अधीन 137 ग्रामीण सड़कों का भी चयन किया गया है। इसकी कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। जहां इस पर करीब 170 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां इसके DPR का निर्माण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण पथों को दीर्घकालिक अवधि तक मानक के अनुरूप रखा जाएगा। मंत्री बुधवार को लखीसराय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, बिहार में गुलाबी ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 14 नवंबर की सुबह आसमान में कुहासा छाने के साथ ही बिहार में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम का पारा एकाएक लुढ़क गया है और फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। अभी से ही बिहार में न्यूनतम तापमान 16 से 17 तो अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच हो गया है। अब रात में पंखा, कूलर या फिर AC चलाने की अब जरूरत नहीं है। लोगों को उलेन चादर या फिर कंबल तान करके सोना पड़ रहा है। यह ठंडे पानी से लोग परहेज करने लगे हैं। वहीं पर गर्मा गर्म भोजन अच्छा लगने लगा है। अब ठंडा पानी पीने या फिर ठंडा पानी से नहाने से लोग कतराने लगे हैं। जब वो इसके लिए भी गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, चाहे पीने के लिए हो या फिर नहाने के लिए। अब लोगों को तीखी लगने वाली धूप भी प्यारी लगने लगी है। जब सुबह शाम लोगों के शरीर पर स्वेटर, कार्डिगन और चादर चढ़ी होती है। दिन में धूप के सेवन से लोग चूक नहीं रहे हैं, जबकि दक्षिण बिहार में भी अभी भी तेज धूप से लोग बचते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर पंखा, AC, कूलर का लगातार उपयोग हो रहा है। जब कल तक बाजार के जिस दुकान में सूती के कपड़े को शो में लगाए जाते थे या फिर काउंटर में गर्मी के हल्के फुल्के कपड़ों का स्टॉक रखा जा रहा था, या उसकी सूरत भी बिल्कुल बदल गई है। सूती कपड़ों की जगह ऊनी कपड़ों ने ले ली है। अलग अलग ब्रांडों के उलेन, स्वेटर, कार्डिगन, मफलर, स्कार्फ, कोट और फिर शॉल लोगों को लुभाने लगे हैं। इसके अलावा दुकानदारों ने इनर वियर का भी स्टॉक करना शुरू कर दिया है। बाजार के खाली जगहों पर रुई धुनने की मधुर आवाज भी आने लगी है, जो ठंड के लिए रजाई बनाने के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार राज्य में भूमि लगान का भुगतान ऑनलाइन करना बहुत सरल हो गया है, आसान हो गया है। आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के लगान जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में ऑनलाइन जमीन का लगान जमा करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि की वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो फिर भू लगान ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से ID लॉगिन करें। यदि आप नए यूज़र हैं तो फिर पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद भुगतान करें पर क्लिक करें और फिर अपनी जमाबंदी से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि जिला, अंचल, हल्का, मौजा, रैयत का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या, जमाबंदी संख्या भरें और फिर जमाबंदी पंजी के पेज को खोलें और इसके बाद बटन दबा करके वहाँ पर आप अपना लगान जमा कर दें। दोस्तों, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम के हर खिलाड़ी को बिहार सरकार 3 लाख रुपए देगी। आपको बता दूं कि हॉकी इंडिया ने बुधवार को बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम प्रत्येक खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए और फिर सभी सहयोगी कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। एशियाई हॉकी महासंघ ने प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार पोडियम फिनिशरों के लिए पुरस्कार की घोषणा की है, जब भारत को $10,000 की भारी भरकम राशि मिलेगी। आपको बता दूं कि मैच जीतने के बाद मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारतीय टीम को विनिंग ट्रॉफी और फिर खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। आपको बता दूं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हरा करके बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 का खिताब अपने नाम किया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राजगीर की राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय शहर राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। नीतीश कुमार ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि बिहार में पहली बार आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन पर 1-0 से जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है, जो कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूरी एकजुटता और फिर अनुशासन के साथ खेलते हुए इस चैंपियंस में भाग ले रही सभी टीमों मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और फिर थाईलैंड को शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की इस खिताबी जीत में भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई है।
दोस्तों, बिहार में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पटना में तो हालात बेहद ही ख़राब हैं। जब पटना की हवा में सांस लेने वाले लोग 5 सिगरेट पीने के बराबर जहरीले हवा का सेवन कर रहे हैं। अब सरकार ने शराब के साथ साथ पराली जलाने वालों पर भी ड्रोन से नज़र रखेगी। आपको बता दूं कि अभी तक उत्पाद विभाग ड्रोन की मदद से अवैध शराब की तस्करी पर नज़र रखता था, लेकिन अब धान की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है और फिर ऐसे में पराली जलाने की घटनाओं में भी काफ़ी इजाफा होने की आशंका है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ड्रोन की मदद से पराली जलाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि धान की कटाई शुरू होने के बाद पराली जलाने के मामले बढ़ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आपको बता दूं कि बिहार के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। जब पटना का AQI ख़राब श्रेणी में 300 दर्ज किया गया है, जबकि हाजीपुर में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। यह ऐसी हवा में सांस लेना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, फ्रॉड कॉल करके आम आदमी को अपना निशाना बना रहे अपराधी नए कारनामे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को बिहार में सामने आया है। यहाँ पर फ्रॉड कॉल करने वालों ने DM को फोन कर दिया। सिवान जिले के DM मुकुल कुमार गुप्ता को सारण की आयुक्त के नाम से एक फर्जी फोन और मैसेज आया। यह DM ने सभी जिलावासियों को फर्जी फोन से सावधान रहने के लिए सचेत किया है। बताया है कि साइबर अपराधी किसी बड़े अधिकारी के नाम से फर्जी कॉल करके साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए धमकी देने या फिर निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले में लोगों को सतर्क रहने और फिर संचार साथी पोर्टल की चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन सुविधा पर ऐसी धोखाधड़ी वाली कॉल की शिकायत करने की सलाह दी है। यह DM ने बताया है कि इस तरीके की त्वरित शिकायत से दूरसंचार विभाग को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी आदि के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने पटना जिले के मोकामा में 26 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। इस संस्थान के बन जाने से बिहार को सड़कों पर किसी तरीके का शोध करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह साथ ही राज्य में यानी कि बिहार में ही इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। जब विभागीय अधिकारियों के अनुसार शोध संस्थान बनाने में केंद्रीय सड़क शोध संस्थान दिल्ली की सहायता ली जाएगी। मोकामा में बनने वाले शोध संस्थान में न केवल सड़क से संबंधित शोध होंगे, बल्कि इंजीनियरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किफ़ायती, मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सड़क और पुल के क्षेत्र में अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राज्य सरकार ने सड़कों और फिर पुलों के निर्माण में नवीकरण तकनीक से संबंधित अनुसंधान के लिए बिहार राज्य सड़क अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जहां उन्होंने कहा कि पटना आने पर उन्हें धमकियां दी गई और उनके घर की रेकी की गई है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जब पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि उनके पास साजिश से जुड़ा हुआ टेप भी है, जिसका खुलासा वे आगामी लोकसभा सत्र में करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे ज़िंदगी से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सड़क पर रहता हूं और संघर्ष जारी रखता हूं। इसके बाद उन्होंने ये दावा भी किया है कि झारखंड में उनकी पार्टी 50 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने झारखंड की जनता को बधाई देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को दूसरी बार विश्वास मिलने से ये साबित होता है कि जनता ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि 20 लाख EVM कहाँ गई। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। पप्पू यादव ने अपने संघर्ष का परिणाम बताते हुए कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में कदम उठाए गए हैं और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण को मंजूरी मिलने पर पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ केक काट करके खुशी जताई है। उन्होंने सरकार और फिर बिहार सरकार का धन्यवाद किया है और इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की है। दोस्तों, युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 21,000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। बस आपको 15 दिन का इंतजार करना होगा। आपको बता दूं कि अस्पतालों में नर्सिंग सेवा सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्द 21,000 से अधिक नर्स ANM की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग सेवा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विभाग 15 दिन में नर्स ANM नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस देगा। पदाधिकारियों के अनुसार रिक्ति से संबंधित अधियाचना दिसंबर तक राज्य
तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग नर्स के 6298 और ANM के 15,089 रिक्तियों की अधिसूचना भेजने की तैयारी कर रहा है। जनरल डिब्बों में सफ़र करने वालों के लिए अब लॉटरी लगी है। अब आराम से लेट करके यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि भारत की रेलवे व्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जितनी कुल आबादी है उतनी आबादी तो सिर्फ हर वक्त भारत की रेलगाड़ी में यात्रा करती है। रेलवे में दो तरह के लोग सफ़र करते हैं। पहला आरक्षित यानी कि कंफर्म टिकट वाले, दूसरा अनारक्षित यानी कि कंफर्म टिकट वाले नहीं, जी हाँ, जनरल वाले कह सकते हैं। अनारक्षित डिब्बों को ही जनरल डिब्बा कहा जाता है। अब जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। तो भारतीय रेलवे ने जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इससे जनरल डिब्बों में सफ़र करने के लिए लोगों को धक्का मुक्की या फिर लटकना नहीं पड़ेगा। रेलवे का लक्ष्य है कि 370 नियमित ट्रेनों में नवंबर तक 1000 से अधिक जनरल कोच जोड़े जाएं। जनरल डिब्बों में यात्रियों की सुविधा के चलते रेल यात्रा मंत्रालय ने यह फैसला किया है। 1 लाख से अधिक यात्रियों का सफर इस फैसले से सुगम हो जाएगा। आपको बता दूं कि रेलवे पहले ही कई ट्रेनों में 583 सामान्य बोगियां चला चुका है। जब रेलवे द्वारा जुलाई से अक्टूबर के बीच 583 नए जनरल कोचों का निर्माण किया गया है, जब 229 नियमित ट्रेनों में इन्हें जोड़ा गया है। रेलवे के नए फैसले से हजारों यात्रियों को बैठकर के सफर करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, बिहार में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ने जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली गई है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतरिम मुहर लगने के बाद ही इस संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही है। इसके बाद किस्तवार का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने की वृद्धि होने के बाद किस्तवार का कार्य इसके बाद शुरू होगा। किस्तवार के तहत जमा दस्तावेजों की समुचित जांच करने का प्रावधान है। साथ ही साथ छूटे हुए जरूरी दस्तावेजों को जमा कराया जाएगा। ये दूसरा मौका है जब सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। यह राज्य के यानी कि बिहार के सभी प्रखंडों में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस समय जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 1 महीने के लिए रखी गई थी। दोस्तों, खाना बनाने के दौरान आग लगने से 9 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दो कि आग लगने से कई घर तबाह और बर्बाद हो गए हैं। यह मामला बिहार के मधेपुरा जिला का है। मधेपुरा में बिहारीगंज थाना क्षेत्र की कठोतिया में गुरुवार दोपहर 3 बजे चूल्हे की चिंगारी से करीब आधा दर्जन से अधिक घरों में भीषण आग लग गई। जब वहीं पर आग की वजह से एक घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे आग बुझा रहे 9 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बिहारीगंज PHC में एडमिट कराया गया है, जहां पर घायलों में 3 की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि बताया गया है कि कठोतिया वार्ड नंबर 2 रामटोला में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाता तब तक आग काफ़ी विकराल रूप ले लिया था। देखते ही देखते लगभग आधा दर्जन घर आग की चपेट में आ गए। गांव वालों की सूचना पाकर के दमकल की 4 वाहन मौके पर पहुंचे और फिर आग पर काबू पाया गया। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में बिहार का सबसे बड़ा सदर अस्पताल बनने जा रहा है। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस सदर अस्पताल की आधारशिला रखी है। ये अस्पताल लगभग 19 एकड़ में बनेगा, 19 एकड़ जमीन में। जी हाँ, इसका भवन 4 मंजिला होगा, जिसमें 200 बेड होंगे। इस मौके पर मंगल पांडे के साथ नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर भी मौजूद थे। शिलान्यास के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में लगातार ठोस काम किए जा रहे हैं। यह सदर अस्पताल बहुत कम समय में लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। सदर अस्पताल के शिलान्यास के बाद बीजेपी सांसद ने बताया है कि इस अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था के साथ साथ अन्य आधुनिक चिकित्सीय व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। ये आधुनिक अस्पताल शुरुआत में लगभग 110 करोड़ की लागत से बनेगा। सरकार ने इसके लिए राशि का भी आवंटन कर दिया है। दोस्तों, VIP चीफ मुकेश सहनी ने विश्व मत्स्य दिवस पर मछुआरा समाज के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको बता दूं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कल विश्व मत्स्य दिवस पर मछुआरा समाज के भाइयों और बहनों की बधाई दी है और शुभकामनाएं देते हुए एकजुट रहने और फिर अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष करने की अपील की है। मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए लोगों को मछुआरा दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि समस्त देश और फिर प्रदेशवासियों एवं विशेष रूप से मछुआरा समाज के भाई बहनों को विश्व मछुआरा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन मछुआरा समाज के अथक परिश्रम, उनकी अमूल्य सेवा और फिर समाज में उनके अद्वितीय योगदान को समर्पित है। आइए इस अवसर पर मछुआरा के अधिकार और फिर उनके सशक्तिकरण और फिर उनके उज्जवल भविष्य के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संकल्प है। उन्होंने विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर कहा है कि दुनिया भर में सभी मछुआरा और फिर मछली पालन से जुड़े हुए अन्य हितधारकों की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हमें भी एकजुट रहने और फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही संघर्ष हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। मुकेश सैनी ने कहा है कि मत्स्य पालन क्षेत्र को एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है और इसमें समाज के कमज़ोर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा समान और फिर समावेशी विकास लाने की अपार क्षमता है, लेकिन सरकार ने अब तक कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए इस ओर कभी नहीं सोचा है। दोस्तों, शराबबंदी वाले बिहार के एक स्कूल में गुरुजी ही दारू पीकर के बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए। मामला बिहार के नालंदा जिला के दीपनगर थाना इलाके का है, जहां मध्य विद्यालय गुलने के एक हेड मास्टर और शिक्षक नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए। स्कूल में जब दोनों अजब गजब हरकत करने लगे तो फिर बच्चों ने अपने अभिभावकों को इसकी सूचना दी। जब लोग स्कूल पहुंचे तो फिर दोनों गुरुजी नशे में धूत होकर के झूमते हुए मिले। फिर पुलिस को स्कूल बुलाया गया। एक शिक्षक की तो हालत ये थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लोग उसे टांग कर डायल 112 आपात वाहन तक ले गए। इसका वीडियो भी क्षेत्र में जम करके वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गुलनी स्कूल के हेडमास्टर नागेंद्र प्रसाद और शिक्षक सुबोध कुमार गुरुवार को शराब पीकर के स्कूल पहुंच गए। स्कूल में वे नशे में धूत होकर के बच्चों के सामने अजीब हरकतें करने लगे। जब बच्चों को शक हुआ तो फिर उन्होंने घर जाकर के अपने परिजनों को बताया। परिजन स्कूल पहुंचे तो फिर डायल 112 को इसकी सूचना दी। तब तक स्कूल में भारी भीड़ जमा हो गई। जब दोनों नशेड़ी शिक्षकों को पुलिस किसी तरह गाड़ी में बैठा करके थाने ले गई। बिहार के बोधगया में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की सड़क की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां पर उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के जरिए आयोजित राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की 22वें सत्र का भी उद्घाटन किया। इसे लेकर के गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी केंद्र सरकार की तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार की प्रगति के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। जो घोषणाएं हुई है वह लाखों करोड़ रुपए की है। इससे साफ हो जाता है कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार को कितनी रुचि है। इससे बिहार को काफ़ी लाभ होगा। जहाँ सड़क नेटवर्क के जरिए आर्थिक और फिर सामाजिक विकास की गति में तेजी आएगी। दोस्तों, हेल्थ विभाग में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। जब बिहार की स्वास्थ्य विभाग में 3326 ड्रेसर पदों पर बहाली के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित नोटिफिकेशन रिक्विजिशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गई है। अब जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भरोसा दिलाया है कि अगले 1-2 महीने में राज्य के यानी कि बिहार के सैकड़ों अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन नई नियुक्तियों से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा बल्कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों और फिर चिकित्सकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। ये कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और फिर आम जनता को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से न केवल चिकित्सा सेवाएं बेहतर होगी बल्कि बिहार के विकास को भी बल मिलेगा। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के सामने उनके कार्यकाल पर एक तरह से सवाल उठा दिया है। जब शिक्षकों की बहाली को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वे डिग्री लाएंगे और उनको नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन उस समय क्वालिटी को नहीं देखा गया, जो क्वांटिटी को देखा गया था। सम्राट चौधरी ने यह बयान तब दिया जब उनके साथ खुद नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जब बीते बुधवार को नियोजित शिक्षक जो कि क्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जब उनको नियुक्ति पत्र दिया गया जा रहा था। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में ये बड़ी बात कह दी है। जब अपने भाषण में नीतीश कुमार के सामने ही तारीफ के साथ साथ उनकी आलोचना भी कर दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2005 से 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, जब उनको डिग्री लेकर के नौकरी देने का काम किया गया। बाद में 2010-11 में टीईटी और फिर एसटीईटी की परीक्षा हुई, इसके माध्यम से बहाली करने का काम किया गया। लेकिन मैं खुद कहना चाहूँगा कि कल तक क्वांटिटी था, आज
क्वालिटी है। अब क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार में फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बेगूसराय में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 अन्य बीमार हो गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। बिहार के बेगूसराय जिले की मटिहानी थाना इलाके के मनियप्पा गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब के सेवन से 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, वहीं पर 2 अन्य युवक गंभीर बीमार है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही दोनों को शव को अंतिम संस्कार भी कर दिया है। आधिकारिक रूप से जान जाने के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि दोनों युवकों की जाने की वजह जहरीली शराब है या फिर कुछ और। वहीं पर स्थानीय लोगों की माने तो युवकों ने एक साथ बैठ करके शराब पार्टी की थी, जहाँ घर पहुंचने के बाद चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं पर परिजनों ने बताया है कि युवकों को समय से इलाज मिलने पर उनकी जान बच गई। वहीं पर अन्य 2 युवक का समय से उपचार नहीं हो सका, जिससे उनकी जान चली गई। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर से उन्हें फोन पर जान से मार देने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद पप्पू यादव से मैसेज में कहा कि वे 3 बार बच गए, अब नहीं बचेंगे। पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनकी 24 घंटे की रेकी हो रही है, वे कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। धमकी देने वालों को ये सब पता चल रहता है। उन्हें पाकिस्तान और मलेशिया से के नंबर से उर्दू में भी मैसेज आ रहे हैं। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट में एक मामले की पेशी में पहुंचे थे। यहाँ पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में धमकी मिलने पर कहा कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। गाजीपुर आते समय आज भी फ़ोन पर धमकी मिली है। उन्होंने मीडिया के सामने अपने फ़ोन में धमकी से भरे मैसेज दिखाते हुए कहा कि उर्दू में संदेश भेजे जा रहे हैं। मुझे मैसेज भेजकर कहा जा रहा है कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो मरना तय है।